नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज अपना बिहार शिक्षक भर्ती के लिए विश्व इतिहास का क्लास। ठीक है, इसमें आज हमारा चौथा क्लास है। इससे पहले हमने 3 क्लास करा चुके हैं, वो आप लोग अगर नहीं देखे होइएगा तो प्ले लिस्ट बना दिया गया है विश्व इतिहास का, जिसको आप जाके देख लीजिएगा। ठीक है, आज हम लोग फ्रांस की क्रांति पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसमें हमारा यह पहला क्लास होगा। इसको 2 क्लास में हम पूरा पढ़ाएंगे। ठीक है, देखिए आज के क्लास में हम थ्योरी और प्लस क्वेश्चन कराने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो दोनों आज अब एक साथ ही चलेगा। ठीक है, तो आइए बिना किसी देरी के आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। आइए देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है। फ्रांस की राज्य क्रांति कब हुई थी? ठीक है, फ्रांस की राज्य क्रांति जो हुई थी किस सन में हुई थी? ऑप्शन ए में है 1789 में, ऑप्शन बी में है 1776 में, ऑप्शन सी में है 1775 में, या ऑप्शन डी में है 1804 ईस्वी में। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर आप लोग बताइए। देखिए इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन ए हो जाएगा। 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई थी, इस तो आप लोगों को पता है। लेकिन कल हमने आपको पढ़ाया था कि 1776 ईस्वी में क्या हुआ था, तो आप एक डेट याद रखिएगा, 4 जुलाई। ठीक है, 4 जुलाई 1776 ईस्वी को अमेरिका को आज़ादी मिली थी। ठीक है, तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए आज का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, आज हमारा दूसरा क्वेश्चन है। देखिए बास्टिल के किले का पतन कब हुआ था? ठीक है, देखिए फ्रांस में एक जो राजा का महल था उसको हम बास्टिल का किला बोलते थे। ठीक है, उसका पतन कब हुआ था, क्या कारण था पतन होने का, इसको भी हम लोग नीचे पढ़ने वाले हैं। ऑप्शन ए में देखिए 5 मई 1789 को, ऑप्शन बी में है 20 जून 1789 को, ऑप्शन सी में है 14 जुलाई 1789 को, और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर आप लोग बताइए। देखिए बास्टिल के किले का जो पतन हुआ वो 14 जुलाई 1789 को हुआ था। ठीक है, जो ऑप्शन सी में दिया गया है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। लेकिन 14 जुलाई 1789 यह है, और 4 जुलाई 1776 को अमेरिका को स्वतंत्रता मिला था। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए फ्रांस की क्रांति के क्या कारण थे, इसको हम लोग थोड़ा थ्योरी के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ फ्रांस की क्रांति के मुख्य कारण। ठीक है, देखिए फ्रांस की क्रांति 18वीं सदी के अंत में हुई। यह ऐतिहासिक घटना थी। ठीक है, यानी इतिहास में ऐसा कुछ नहीं हुआ था पहले। इस क्रांति के कई कारण थे, जिनमें से कुछ मुख्य कारणों को हम यहाँ विस्तार से समझेंगे। ठीक है, आइए देखिए क्या है इसका मुख्य कारण। यहाँ पे देखिए आप लोग काफ़ी बढ़िया से लिखे हैं, पूरा बढ़िया से देखना है। यहाँ देखिए पहला है आर्थिक असमानता, यानी आर्थिक असमानता था लोगों में, यानी गरीबी था। उसको कैसे देखते हैं, आइए यहाँ देखिए। अमीर और गरीब के बीच में बड़ा अंतर था। ठीक है, समाज मुख्य 2 वर्गों में बटा हुआ था, एक कुलीन वर्ग था और दूसरा आम जनता थी। ठीक है, कुलीन वर्ग के पास अधिकतर संपत्ति थे और विशेषाधिकार भी थे, लेकिन आम जनता के पास कुछ भी नहीं था। जो आम जनता जिस खेत पर या कृषि जिस खेत पर करती थी वो भी इन्हीं का जमीन था, इसी पर आम जनता अपना कृषि करती थी। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ क्या लिखा है, जबकि आम जनता गरीबी और भुखमरी से जूझ रही थी। ठीक है, कर का बोझ एक अलग ही था, मतलब भूमि पर टैक्स लगाया जाता था, या कर पर, कृषि पर, हर एक चीज़ पर टैक्स लगाया जाता था। ठीक है, यहाँ देखिए अधिकांश करों का बोझ आम जनता पर था, जबकि कुलीन वर्ग करों से मुक्त था, यानी जो कुलीन वर्ग होते थे उनको कर नहीं देना होता था। ठीक है, बढ़ती महंगाई कारण देखिए खाद्य पदार्थों की कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही थी, जिससे आम जनता या आम लोगों का जीवन कठिन हो गया था। मतलब कहने का मतलब है कि खाने की जो भी वस्तुएं थी उस सब पर टैक्स लगाया गया था। ठीक है, धार्मिक और अलग ही था, टैक्स जो अलग थे, सरकार द्वारा अलग ही टैक्स लगाया गया था। तो बहुत प्रकार के कर से ये लोग गुजर रहे थे। इनके कारण कुछ राजनीतिक असंतोष भी थे। आइए इसको देखते हैं। निरंकुश शासन। ठीक है, फ्रांस में निरंकुश राजतंत्र था, जिसमें राजा के पास असीमित शक्तियाँ थी। ठीक है, यानी राजा, अगर फ्रांस के लोग मानते थे कि जो राजा है वह भगवान के रूप होते हैं। ठीक है, और वो जैसा कहेंगे हम लोग वैसा ही करेंगे। ठीक है, और राजा हमारे भलाई के लिए ही धरती पर आए हैं। ठीक है, ऐसी मानसिकता थी उन लोगों की। जनता की कोई भागीदारी नहीं, यानी जो भी नियम बनेंगे, कानून बनेंगे, उसमें जनता की कोई भागीदारी नहीं थी। देखिए आम लोगों को राजनीतिक प्रक्रिया में कोई भागीदारी नहीं थी। ठीक है, जिसे वे असंतुष्ट, और फ्रांसीसी समाज 3 वर्गों में बटा था। ठीक है, ये नीचे हम लोग एक क्वेश्चन भी है कि फ्रांसीसी समाज 3 वर्गों में बटा था या कितने वर्गों में बटा था। ठीक है, आइए नीचे पहले और देखिए। यहाँ देखिए जो 3 वर्ग थे फ्रांस समाज में, उसमें प्रथम स्टेट थे, द्वितीय स्टेट था और तीसरे स्टेट था। ठीक है, तीनों को हम लोग बारी बारी से देखते हैं। यहाँ देखिए प्रथम स्टेट जिनमें पादरी आते थे, जिनकी संख्या लगभग 1,30,000 थी। ठीक है, दूसरे स्टेट अभिजात वर्ग थे या कुलीन वर्ग आते थे। ठीक है, इनकी संख्या लगभग 80,000 होती थी। ठीक है, तो
पहला जो स्टेट था उसमें 1,30,000 लोग थे और दूसरा स्टेट था उसमें 80,000 लोग थे, ठीक है। लेकिन ये दोनों स्टेट टैक्स नहीं देते थे। टैक्स कौन देता था, आइए इसको देखते हैं। यहाँ देखिए, तीसरी स्टेट जिसमें बड़े व्यापारी, छोटे किसान और नौकर एवं मजदूर आते थे, ठीक है, इनकी संख्या लगभग 40 लाख थी। देखिए तीसरे स्टेट में जो लोग थे सबसे ज़्यादा जनसंख्या इन्हीं की थी, ठीक है। 90% जनसंख्या तीसरे स्टेट से ही आती थी, ठीक है। लेकिन टैक्स कौन देता था, तो यही जो तीसरे स्टेट में लोग थे यही टैक्स देते थे। प्रथम वर्ग और दूसरा वर्ग ये टैक्स फ्री था, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके हमेशा एग्जाम में पूछता है कि कौन वर्ग टैक्स देता था, कौन नहीं देता था, ठीक है। और कुछ देखिए, अन्यायपूर्ण कानून था, मतलब उसमें कोई न्याय का ध्यान नहीं रखा जाता था। यहाँ देखिए, कानून कुलीन वर्ग के हित में बनाए जाते थे कि मतलब कुलीन वर्ग का कैसे विकास हो उसको ध्यान में रखा जाता था, जनता को ध्यान में नहीं रखा जाता था। और आम लोगों के लिए भेदभावपूर्ण था, ठीक है, मतलब आम लोगों को उसमें भेदभाव की दृष्टि से देखा जाता था, ठीक है। यहाँ देखिए, बुद्धिजीवियों का प्रभाव क्या हुआ, आइए इसको देखते हैं। देखिए, नए विचार, जॉन लॉक थे, एक लेखक थे, रूसो थे, इन्होंने सामाजिक संविदा एक बुक है उसको लिखा है इन्होंने, इसको हम लोग नीचे पढ़ेंगे, ठीक है। रूसो जैसे दार्शनिकों के विचारों ने लोगों में स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की भावना को बढ़ाया। देखिए, इन्होंने अपना बुक लिखा और सभी लोगों में बुक के माध्यम से मतलब क्रांति करने का सब में विचार फैलाया कि जे आप लोग ये बुक को पढ़िए और कैसे क्या करना है इसी के माध्यम से हम लोग यहाँ पे करेंगे, ठीक है। देखिए, अमेरिका क्रांति जो हुआ था कब हुआ था, 1776 ईस्वी में, उससे भी यहाँ पे कुछ प्रभाव पड़ा था, ठीक है। देखिए, स्वतंत्रता का विचार, अमेरिकी क्रांति ने फ्रांसीसी लोगों को स्वतंत्रता के लिए प्रेरित किया था। 1776 ईस्वी में जब अमेरिका में क्रांति हुआ, उसी के बाद यानी उसी के कुछ दिन बाद 1789 में यहाँ क्रांति हुआ। लेकिन सब लोग जान रहे थे कि अमेरिका क्रांति हुआ तो वहाँ पे कैसे उनको आज़ादी मिला, ठीक है। इसलिए ये लोग उनसे भी प्रेरित थे। नए राजनीतिक व्यवस्था का सपना, ये लोग भी अपना उसी तरह आज़ादी का सपना देख रहे थे। उन्होंने भी एक ऐसे देश की कल्पना की जहाँ सभी लोग समान हो, यानी ना कोई बड़ा हो ना कोई छोटा हो, जो भी लोग हो सबको एक समान देखा जाए, ठीक है। ये देखिए, आर्थिक संकट था, आर्थिक संकट भी क्या हो गया, राजकोषीय संकट। फ्रांस की सरकार भारी कर्ज में डूब गई थी। अमेरिका को जब आज़ादी मिली तो उसमें फ्रांस ने काफ़ी मदद किया था, जिससे उस पर 10 अरब लीवरे का कर्ज चढ़ गया था। कितना था, 10 अरब, ठीक है। ये बात आप लोग याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है कि कितने अरब कर्ज फ्रांस पर था, तो 10 अरब लीवरे का कर्ज था, ठीक है। अनाज की कमी हो गई, लगातार खराब मौसम के कारण अनाज की कमी हो गई थी और कीमतें आसमान छू रही थी। यानी कीमत जब पैदावार नहीं होगा और मांग ज़्यादा होगा तब तो कीमत तो बढ़ेगी। यहाँ देखिए, और उसी समय क्या किया, जो लुई 16वां था, जो फ्रांस का राजा था, उसने एक अपना किला बनवा दिया। उस किले का नाम था बास्तिल के किला, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, भूखमरी की समस्या है मतलब फ्रांस में, और राजा किला पर किला बनवा रहा है, महल पर महल बनवा रहा है। लोग में तो एक मतलब गलत मैसेज आएगा कि नहीं, हम लोग भूख से मर रहे हैं और राजा अपना अय्यासी में भी लगा हुआ है, ठीक है। तो 14 जुलाई 1789 को इसका पतन कर दिया गया, ठीक है। यानी किला जो था उसको इन लोगों ने गिरा दिया। उसको कैसे किया उसको हम लोग नीचे पढ़ेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ पे कुछ है, निष्कर्ष क्या हुआ। निष्कर्ष में देखिए, इन सभी कारणों के मिलने से फ्रांस में एक विस्फोटक स्थिति पैदा हो गई और अंततः फ्रांसीसी क्रांति हो गई। देखिए, लोगों में असंतोष था तो लोगों ने सोचा कि नहीं, अब क्रांति करना ही पड़ेगा, तभी जाके हम लोगों को या हम लोगों के बारे में राजा सोचेंगे, ठीक है। इस क्रांति ने दुनिया के इतिहास को बदल दिया और लोकतंत्र के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया, ठीक है। तो क्रांति कैसे हुआ था इस सबको हमने जान लिया, ठीक है। आइए अब क्वेश्चन कुछ देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, अभी हमने आपको बताया है, इसको ध्यान से क्वेश्चन को अब करिएगा, ठीक है। यहाँ देखिए, प्रथम स्टेट में कौन आते थे। ऑप्शन ए में है सर्वसाधारण लोग थे, या किसान थे, या पादरी थे, या राजा थे। आप लोग बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। हमने अभी आपको बताया प्रथम स्टेट में पादरी लोग आते थे जो टैक्स फ्री थे और ये टैक्स नहीं देते थे, ठीक है। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा। चौथा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यहाँ देखिए, द्वितीय स्टेट में कौन आते थे, ठीक है। प्रथम स्टेट में तो पादरी आते थे, द्वितीय स्टेट में कौन आते थे, सर्वसाधारण या जनता, या किसान लोग, या पादरी लोग, या राजा लोग, कौन आते थे। तो देखिए, द्वितीय स्टेट जो था उसमें राजा आते थे, ठीक है। प्रथम स्टेट और दूसरा स्टेट ये लोग टैक्स फ्री थे, ठीक है, ये टैक्स नहीं देते थे। और जो तृतीय स्टेट के लोग थे वही केवल टैक्स देते थे, ठीक है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ देखिए,
क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि तृतीय स्टेट में कौन लोग आते थे, ठीक है। सर्वसाधारण लोग या किसान आते थे या पादरी आते थे या राजा आते थे, ठीक है। तो तृतीय स्टेट जो था उसमें किसान लोग आते थे, ठीक है। देखिए सर्वसाधारण जो है उसमें राजा भी और पादरी में भी कुछ लाते थे, लेकिन जो किसान थे वहीं तृतीय स्टेट में आते थे, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा। नीचे देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ देखिए, अमेरिका की क्रांति में फ्रांस के किस सैनिक ने सहयोग किया था। अमेरिका की क्रांति कब हुआ था, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। यह क्रांति हुआ था 1776 ईस्वी में, और इसमें फ्रांस के किस सैनिक ने सहयोग किया था, उसका नाम क्या था, वही पूछ रहा है। ऑप्शन ए में है लफायते ने, ऑप्शन बी में है रूसो ने, या ऑप्शन सी में है वांशीगटन ने, या ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका आंसर, आप लोग बताइए। चलिए इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ लफायते, इसी ने अमेरिका की क्रांति में फ्रांस के सैनिकों के साथ अपना मतलब वहाँ पे वर्चस्व दिखाया था, ठीक है। आगे देखिए, फ्रांस की राज क्रांति के समय वहाँ का शासक कौन था। अभी हमने आपको ऊपर बताया कि उसका नाम क्या था, तो आप लोग बताइए। उसका नाम था लुई 16वां, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए में है, तो क्या होगा इसका आंसर, यहाँ पे सामने दिख रहा है। लुई 16वां किस में है, ऑप्शन बी नंबर में है, ठीक है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। लुई 14वां जो था 1774 ईस्वी में यह शासक बना था। लुई 14वां, उसने क्या कहा था, देखिए उसका क्रूरता का पता इसी बात से लगता है। उसने कहा था कि मैं ही राज्य हूँ, यानी मैं जो कहूँगा वही शासन है, वही प्रशासन है, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा कि फ्रांस की राज क्रांति के समय कौन था, तो लुई 16वां था, ठीक है। यहाँ देखिए एक कथन है, मैं ही राज्य हूँ, किसने कहा। अभी हमने आपको ऊपर बताया था। आप लोग इसका आंसर बताइए। ऑप्शन ए में है लुई 14वां, ऑप्शन बी में है लुई 16वां, ऑप्शन सी में है नेपोलियन, और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका आंसर। देखिए काफ़ी मेहनत लगता है PDF लिखने में, और अगर अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और लाइक कर दीजिएगा, एक दूसरे जगह शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए इसका आंसर क्या होगा, मैं ही राज्य हूँ, किसने कहा था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर। लुई 14 ने कहा था कि मैं ही राज्य हूँ। इसने कब राजगद्दी पर बैठा था, तो इसका आंसर आप लोग बताइए। इसका आंसर जो हो जाएगा, ये राजा कब बना था, तो 1774 ईस्वी में, ठीक है। यहाँ देखिए 1774 में। यहाँ देखिए, राजा की निरंकुशता पर अंकुश लगाने के लिए कौन सी संस्था थी, यानी राजा अपनी मनमानी न करे और उसके लिए कोई तो कानून होना चाहिए। तो फ्रांस में एक कानून था, ठीक है। उसका क्या नाम था, आप लोग बताइए। ऑप्शन ए में है पार्लामा, ऑप्शन बी में है स्टेट जनरल, या ऑप्शन सी में है ए और बी दोनों, या ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। क्या होगा इसका आंसर, आप लोग बताइए। देखिए ऑप्शन ए में जो दिया हुआ है पार्लामा, यही था जो राजा के निरंकुशता पर अंकुश लगाने का काम करता था। लेकिन एक स्टेट जनरल था, यहाँ पे देखिए स्टेट जो ऑप्शन बी में है, इसका मीटिंग कराया जाता था, और इसी से तो इसका जो मीटिंग हुआ था वो करीब 175 वर्षों पहले हुआ था, ठीक है। फिलहाल में कोई ऐसा मीटिंग नहीं हुआ था। इस पर भी राजा का ही अधिकार होता था, ठीक है। आइए इसको विस्तार से थोड़ा देखते हैं। इसको यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। देखिए, निरंकुश राजतंत्र पर नियंत्रण का अभाव था। राजा पर अंकुश लगाने के लिए फ्रांस में पार्लामा, यहाँ जो अभी हमने आपको बताया, नामक संस्था थी, जिसकी संख्या 17 थी, यानी उसमें मेंबर जो थे वो 17 थे, जिसका गठन न्यायालय के रूप में किया गया था, ठीक है। यानी राजा कोई भी काम अगर अपना मनमानी से करता है तो उसको देख रेख में पार्लामा नामक जो संस्था थी वो इसका देख रेख करेगी, ठीक है। तो आप लोग ये बात का ध्यान रखिएगा। आगे नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है, किंतु इस पर भी राजा का ही नियंत्रण होता था। हमने अभी आपको ऊपर बताया है कि पार्लामा जो संस्था थी उस पर भी राजा का ही नियंत्रण होता था, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन 10 नंबर है। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, लुई 16वां जब शासक बना तब उसकी उम्र क्या थी, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके BPSC में पूछा हुआ है, BPSC में, कि लुई 16वां जब शासक बना तो कितने साल का था, ठीक है। ऑप्शन ए में है 20 वर्ष का, ऑप्शन बी में है 25 वर्ष, या ऑप्शन सी में है मात्र 18 वर्ष, या ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका आंसर, आप लोग बताइए। इसका सही आंसर जो होगा वह ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी 20 वर्ष की उम्र में लुई 16वां राजा बन गया था। यहाँ देखिए, सन 1774 ईस्वी में लुई 16वां गद्दी पर बैठा। उसी समय उसकी उम्र मात्र 20 साल थी, ठीक है। उसका विवाह ऑस्ट्रेलिया की राजकुमारी मैरी एंटोनेट से हुआ था। ये ऑस्ट्रेलिया नहीं होगा, यहाँ पे ऑस्ट्रिया होगा, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा, ऑस्ट्रिया एक देश था, उसकी राजकुमारी मैरी एंटोनेट जो थी ये भी पूरा मतलब भोग विलास करती थी, ठीक है। तो चलिए आज के लिए धन्यवाद।
और अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ देखिए कल जो हम लोग पढ़ेंगे, नहीं तो आज ही पढ़ा देते लेकिन क्लास थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। कल जो पढ़ेंगे टाइल क्या था, और अगला क्वेश्चन है टाइथ क्या था। ये बहुत सारे क्वेश्चन, आधा मतलब समझिए कीजिए पार्ट 1 अभी हम लोग पढ़े हैं, इससे ज़्यादा अभी बाकी है फ्रांस की क्रांति में। ठीक है, जिसको हम लोग कल के वीडियो में पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो बने रहिएगा और जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये क्लास डेली शाम को 5 बजे चलता है। ठीक है, तो आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा।